अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस हुकूमत के लिए एक मसला बन गया है, मगर आज ये एक मसला है, कल को एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी बन सकता है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नाराजगी के बाद आज इस्तीफा दे दिया है, मगर अभी एक और मसला बाकी है। हुकूमत पर इल्जाम लग रहा है कि उसने सुप्रीम कोर्ट के जज की जासूसी की, एक जज को टारगेट किया। यह केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा है। वजीर आजम के मामले खुसूसी बराए एहतसाब मुश्किल में आ सकते हैं और वो बताएंगे कि कैसे एसेट रिकवरी यूनिट के पास जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालिक तफसीलात आई, क्या खास तौर से उनकी जासूसी की गई। इस वक्त सूरत हाल यह है कि सदारती रेफरेंस के खिलाफ केस में अटॉर्नी जनरल के रवैये ने जजेस को नाराज कर दिया। गुज़िश्ता 2 दिनों के दौरान जजेस की तरफ से सख्त रिमार्क्स आए और फिर कल 10 रुकनी बेंच ने इल्जामात के सबूत देने या मुआफी मांगने का कहा। फिर पाकिस्तान बार काउंसिल ने अटॉर्नी जनरल से इस्तीफे का मुतालबा किया, जिसके बाद आज अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। काबीना इजलास में भी आज इस पर बात हुई और हुकूमत ने खालिद जावेद को नया अटॉर्नी जनरल लगाने का फैसला किया है। अनवर मंसूर खान के इस्तीफे के बाद हुकूमती वुज़रा का दावा है कि अनवर मंसूर खान ने इस्तीफा दिया नहीं है, बल्कि उनसे इस्तीफा लिया गया है। इसके साथ साथ हुकूमत ने 18 फरवरी को जजिस से मुताल्लिक दिए गए अटॉर्नी जनरल के नामुनासिब बयान से भी लाताल्लुकी जाहिर कर दी है। अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने आज सदर आरिफ अलवी को अपना इस्तीफा दे दिया, जिसमें यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि मैं इंतहाई अफसोस के साथ यह कह रहा हूं कि पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसका मैं चेयरमैन भी हूं, उसकी तरफ से मेरे इस्तीफे का मुतालबा किया गया। उनका कहना था कि वो बार के अपने भाइयों और साथियों के साथ खड़े हैं, अटॉर्नी जनरल के ओहदे से इस्तीफा देते हैं और दरख्वास्त करते हैं कि उसे फौरी तौर पर कबूल किया जाए। अटॉर्नी जनरल ने अपने इस्तीफे की वजह पाकिस्तान बार काउंसिल के मुतालबे को करार दिया, जबकि गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जजेस पर लगाए गए इल्जामात के दस्तावेजी सबूत देने या फिर तहरीरी मुआफ़ी मांगने के लिए 24 फरवरी तक का वक्त दिया था, लेकिन आज वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। अहम बात यह है कि अनवर मंसूर के इस्तीफे से मुताल्लिक हुकूमती वुज़रा का दावा है कि उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं, बल्कि उनसे लिया गया और इसकी वजह उनका वो नामुनासिब बयान है जो उन्होंने 18 फरवरी को जस्टिस फाइज ईसा केस की समाअत के दौरान जजेस से मुताल्लिक, जो बेंच के जजेस हैं, उनसे मुताल्लिक दिया था। इस हवाले से आज वजारत कानून ने सुप्रीम कोर्ट में सदर आरिफ अलवी, वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर सबकी जानिब से एक जवाब जमा कराया है, जिसमें अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी का इजहार किया गया है। वजारत कानून के जवाब के मुताबिक 18 फरवरी 2020 को अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सामने ज़बानी बयान दिया जो गैर तस्दीक शुदा और वफाकी हुकूमत की हिदायत और इल्म में लाए बगैर था और वो उसे मुकम्मल तौर पर बिला जवाब समझते हैं। वजारत कानून के जवाब में मजीद कहा गया है कि वफाकी हुकूमत पाकिस्तान की आला अदलिया की इंतहाई इज्जत और एहतराम करती है, आइन की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी पर यकीन रखती है और वफाकी हुकूमत अटॉर्नी जनरल के 18 फरवरी के बयान से लाताल्लुकी जाहिर करती है। हुकूमत की जानिब से जिन वुज़रा ने अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर की है और उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराया है कि हम इस जवाब से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, उनके बयान से लाताल्लुकी जाहिर करते हैं, उनमें वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम और वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहजाद अकबर भी शामिल हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि 18 फरवरी को जब अटॉर्नी जनरल ने अपने जवाबी दलाइल का आगाज़ किया और इस दौरान जजेस से मुतालिक नामुनासिब रिमार्क्स दिए, तो उस वक्त ये दोनों हुकूमती वज़ीर भी अदालत में मौजूद थे। और दूसरे दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को अपने इल्ज़ामात के सबूत देने या माफ़ी मांगने का हुक्म दिया, तो उस वक्त भी फ़रोग़ नसीम और शहजाद अकबर अदालत में मौजूद थे, मगर उन्होंने उस वक्त ना तो कोई रद्द अमल दिया, ना ही इस बयान से लाताल्लुकी का ऐलान किया, जिससे सवाल उठ रहा है कि 2 दिन तक अदालती कार्रवाई हुई। 18 फरवरी को अटॉर्नी जनरल ने सदारती रेफरेंस के खिलाफ दरख्वास्त गुजारों के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जवाबी दलाइल का आगाज़ किया, तो 10 रुकनी बेंच से मुताल्लिक नामुनासिब रिमार्क्स पर जजेस गुस्से में आए, जिस पर अटॉर्नी जनरल को अपने अल्फाज वापस लेना पड़े। सुप्रीम कोर्ट ने 10 रुकनी बेंच से मुताल्लिक अनवर मंसूर की कही गई बातें मीडिया को रिपोर्ट ना करने की हिदायत की, जिससे ऐसा लगा कि मामला ख़त्म हो गया है। हुकूमत ने भी कोई रद्द अमल नहीं दिया। हुकूमत ने उस बयान से, जो कि अटॉर्नी जनरल का था, कोई लाताल्लुकी का इजहार भी नहीं किया। मगर फिर दूसरे दिन यानी 19 फरवरी को केस की दोबारा समाअत हुई, तो सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान के जजेस पर लगाए गए गुज़िश्ता रोज़ के इल्ज़ामात पर बरहमी का इजहार किया और अटॉर्नी जनरल को इल्ज़ामात के तहरीरी सबूत देने का हुक्म दिया और ऐसा ना करने की सूरत में 24 फरवरी तक
तहरीरी तौर पर मुआफी मांगने की हिदायत की। ये गुज़िश्ता 2 दिनों की समातों का खुलासा है, जिसमें फरोग नसीम और शहजाद अकबर मौजूद थे, मगर उस वक्त उन्होंने इस पर ना कोई रद्द-ए-अमल दिया, ना लाताल्लुकी जाहिर की, ना ही हुकूमत का कोई रद्द-ए-अमल आया। हालांकि ये बात बहुत ज़्यादा संगीन थी, ये डिस्कस होती रही, मगर हुकूमत खामोश रही। मगर अब वो खुद अटॉर्नी जनरल के बयान से लाताल्लुकी जाहिर कर रहे हैं, हुकूमत लाताल्लुकी जाहिर कर रही है। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अपोजिशन की तरह अदलिया से मुताल्लिक भी जारहाना रवैया कुछ केसेस में रहा है। पहले तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता साल अप्रैल में फैज़ाबाद धरना केस में जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरख्वास्त दायर की, जिसमें सख्त बल्कि तौहीन आमेज अल्फाज उनके मुतालिक इस्तेमाल किए गए। मगर जब उस पर सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया तो तहरीक इंसाफ अपनी उस दरख्वास्त से अचानक पीछे हट गई और फिर 1 महीने बाद मई 2019 में अचानक हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया। उस रेफरेंस में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खानदान की बैरून मुल्क जायदादें हैं जो उन्होंने जाहिर नहीं की। और फिर जब इस रेफरेंस के खिलाफ जस्टिस फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की तो ये इंकशाफ हुआ कि हुकूमत ने जस्टिस काजी फाइज ईसा की जासूसी कराई है। ये इल्ज़ाम जस्टिस की तरफ से लगाया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाक के खुद अपने जवाब से वाज़ेह है कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बरतानिया में एक प्राइवेट तहकीकाती एजेंसी की खिदमात हासिल की ताकि ये पता चलाया जाए कि उनके बच्चे गुज़िश्ता 10 साल में कहाँ कहाँ मुकीम रहे और इस इदारे को अदायगी, इस एजेंसी को अदायगी सरकारी खजाने से की गई। साथ ही उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हुकूमत किसी जज के खिलाफ तहकीकात नहीं करा सकती और किसी भी जज के खिलाफ तहकीकात का इख्तियार सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को है। अब इस मौक़िफ़ पर हुकूमत का जवाब आना है। इस बारे में मुआविन खुसूसी बराए एहतिसाब शहजाद अकबर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे, ये अहम होगा। मगर ये केस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है हुकूमत की मुश्किलात बढ़ रही हैं और हुकूमत और अदलिया में कशीदगी बढ़ने का खदशा है। अदलिया के हवाले से ये हुकूमत का वाहिद तनाज़ा नहीं है, इससे पहले भी एक तनाज़ा सामने आ चुका है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इलाज के लिए लंदन गए तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से खिताब करते हुए ये जिम्मेदारी अदलिया पर डाल दी गई, जिस पर उस वक्त के चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा का बयान सामने आया और उन्होंने वाज़ेह किया था कि नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त हुकूमत ने दी है, इसको अदलिया पे ना डालें। और अब जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ दरख्वास्त की समात में जो हुकूमती मौक़िफ़ सामने आ रहा है, इससे भी तनाज़ा जन्म लेता दिखाई दे रहा है। हुकूमत ने इस वक्त इस तनाज़े से निमटते हुए फौरी तौर पर अटॉर्नी जनरल से इस्तीफ़ा ज़रूर लिया है, इससे फासला भी उनके बयान से इख्तियार किया है। हमारे साथ सीनियर वकील और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जो हुकूमत के मुशावरती अमल में भी इन फैसलों में शामिल रहे हैं, अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। साथ ही माहिर कानून रशीद रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अली ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, ज़ाहिर है एक सीनियर वकील के तौर पर आपकी अपनी क्या राय है जो अटॉर्नी जनरल ने आला अदलिया के जजेस के हवाले से, बेंच के हवाले से बयान दिया। और मैं ये भी जानना चाहूँगा, अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं मैंने इस्तीफ़ा दिया है पाकिस्तान बार काउंसिल की वजह से, हुकूमत ये कह रही है कि उनसे इस्तीफ़ा लिया गया है, ये तासुर दे रही है, एग्जैक्टली हुआ क्या है? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि मैंने बार काउंसिल की वजह से ये इस्तीफ़ा दिया है। लेकिन मेरी नज़र में उन्होंने एक और वजह जो बहुत अहम वजह थी जिसके लिए इस्तीफ़ा दिया है, वो उनकी ये स्टेटमेंट बनी जो उन्होंने पहले दिन ही जब उनका बारी आई, जब उन्होंने बहस शुरू करनी थी तो एक इल्ज़ाम लगा दिया जुडिशरी और जजेस के बारे में, जो कि जिसके बारे में जज साहिबा ने बाद में ये भी कहा कि आप ये या साबित करें या इसकी माफ़ी मांगें। वो जो इल्ज़ाम था वो मेरे ख्याल एक इमीडिएट वजह थी। उसके बाद हुकूमत ने एक एप्लीकेशन दी अदालत में और कहा कि ये जो बयान था अटॉर्नी जनरल साहब का, ये हमने इसकी ना इजाज़त दी थी, ना हमसे ये इंस्ट्रक्शंस ली गई, ना हमें ये बताया गया और ये गलत स्टेटमेंट थी, हम इसे, हमारा इस स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये जब इस तरह की बात हो जाए कि एक एतमाद अटॉर्नी जनरल का और जो हुकूमत है उसका एक दूसरे के ऊपर से उठ जाए, तो फिर बेहतर यही होता है कि बजाय इसके कि हुकूमत कोई कार्रवाई करे कि अटॉर्नी जनरल साहब खुद ही रिज़ाइन कर दें। तो मेरा ख्याल है हो सकता है बार काउंसिल की भी वजह हो, लेकिन यकीनी तौर पे ये भी एक वजह थी जिस वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया है। अली साहब, ज़ाहिर है आप सीनियर वकील के साथ साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं और इस मुशावरती अमल में हुकूमत का हिस्सा भी हैं। ये पहले दिन जब अटॉर्नी जनरल ने बयान दिया तो हुकूमत अपने आप को डिस्टेंस कर सकती थी इससे कि जी डिस्टेंस करते कि ये बयान उनकी अपनी ज़ाती राय और हम इससे डिस्टेंस करते हैं, क्योंकि अदालत ने मीडिया को रिपोर्ट करने से मना किया, हज़फ करा दिया, तो हुकूमत भी खामोश रही। दूसरे दिन अदालत ने कहा तो माफ़ी मांगे या फिर सबूत दें, तब भी हुकूमत फैसला कर सकती थी। शहजाद अकबर साहब, फरूक नसीम साहब मौजूद थे, उस वक्त भी खामोशी रही।
फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने ये आज इस्तीफा और ये सारा का सारा मामला सामने आया है। ये पहले दिन इस सिचुएशन से नहीं निपटा जा सकता था? जी, ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो मौजूद थे अदालत में, लॉ मिनिस्टर साहब, जिस वक्त ये बात हो रही थी। और एक तो ये भी हो सकता था कि वो उठ के उस वक्त भी कह सकते थे कि ये हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है, जो अटॉर्नी जनरल साहब ले रहे हैं उनका पर्सनल मौक़िफ़ है। लेकिन मेरा ख्याल है उन्होंने ये नहीं किया और उन्होंने ये बेहतर समझा कि जाके मुशावरत की जाए, क्योंकि ये हुकूमत ने देखना होता है मामला। तो जब ये मामला उस लेवल तक पहुंचा, प्राइम मिनिस्टर साहब तक पहुंचा, तो उसके बाद बुलाया गया और यकीनी तौर पे उस मीटिंग में मैं भी था और यही फ़ैसला हुआ हमारा कि हमने ये स्टेटमेंट देनी है, अदालत को ये बता देना है कि ये स्टेटमेंट फेडरेशन की नहीं थी, ये एक ज़ाती स्टेटमेंट थी, हम इसको डिनाई करते हैं। और जब ये एक बार स्टेटमेंट हमने हुकूमत की तरफ से दे दी गई ये स्टेटमेंट, तो उसके बाद मेरा ख्याल है जो अटॉर्नी जनरल साहब थे उनको ऊपर ये एक तरह से लाजम हो जाता है, और यही ट्रेडिशन है कि वो फिर इस किस्म की स्टेटमेंट जब हुकूमत दे दे उसके बाद वो रिज़ाइन ही कर दें, वरना उनका आपस में साथ चलना एज अटॉर्नी जनरल पॉसिबल नहीं रहता। मतलब आप समझते हैं कि जो कुछ हुआ ये असल में अचानक नहीं हो गया? जो कुछ अटॉर्नी जनरल ने कहा ये कॉन्सिक्वेंस था, काफ़ी पहले से जो हुकूमत का जो रवैया रहा है, जैसे काजी फाइज ईसा के हवाले से इसमें तासुर लगा कि जैसे हुकूमत इस मामले को प्रोफेशनल अंदाज में नहीं पर्सनल अंदाज में कंडक्ट कर रही है। फाइज साहब का मामला आया, पहले उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट कंपनी को बरतानिया में हायर किया उनके बच्चों की और सब चीज़ों की बाकायदा तौर पर तहकीक करने के लिए। फिर एक पटिशन सामने आई जिसमें जस्टिस फाइज ईसा के लिए तौहीन आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए गए। जब तनकीद हुई तो तहरीक इंसाफ अचानक उससे पीछे हट गई। फिर अदलिया के हवाले से अपनी एक जिम्मेदारी वज़ीर आज़म साहब ने अदलिया पर डालने की कोशिश की, जिसका जवाब आया। तो आपको नहीं लगता कि जो अटॉर्नी जनरल ने किया ये हुकूमत के उस रवैये का कॉन्सिक्वेंस था, जिससे लग रहा था कि जुडिशरी के साथ पूरे बेंच पे ही उन्होंने सवाल उठा दिया जो शुरू मामला एक जज से हुआ था? जी नहीं, जिस तरह मैंने कहा कि ये अटॉर्नी जनरल साहब इसको एक्सप्लेन करेंगे बेहतर किसी मौका जब मिला उनको, लेकिन ये जो रिमार्क्स थे या जो इल्ज़ाम था ये किसी तरह से हुकूमत के इंस्ट्रक्शंस पे नहीं था। किसी कम अज़ कम हाई लेवल कैबिनेट लेवल प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो ये बिल्कुल डिस्कस नहीं किया गया, वरना यकीनी तौर पे उनको कहा जाता है कि ऐसी कोई बात नहीं, आप ऐसी स्टेटमेंट ना दें। तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, लेकिन आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कुछ अरसे से हम देख रहे थे, मुझे इल्म नहीं है उसका ज़ाती तौर पे कि वाकई ही ये टेंशन्स थी, लेकिन एज अ थर्ड पार्टी जब ऑब्जेक्टिवली मैं कुछ केसों को देखता हूँ तो मैं देख रहा था कि कुछ केसों में की वजह से वो एक टेंशन थी, और ये एक इसका फाइनल मेरा ख्याल है रिएक्शन था इस स्टेटमेंट के बाद, जिसमें उनको फिर रिज़ाइन उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं रिज़ाइन कर लूँगा। लेकिन जहाँ तक स्ट्रेटजी होती है, लीगल स्ट्रेटजी, इसमें हुकूमत, चूँकि हुकूमत में बहुत सारे लोग होते हैं जो नॉन लॉयर्स होते हैं, तो ये अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्ट्री की स्ट्रेटजी होती है जिसके तहत लीगल केसेस लड़े जाते हैं। तो जो भी स्ट्रेटजी थी उसमें यकीनी तौर पे ये स्टेटमेंट शामिल नहीं थी। बाकी लीगल बहस होनी थी। अभी जज साहिबान के बहुत सारे सवालात थे, कुछ बड़े अहम सवालात भी उठाए गए थे इस सारी कार्रवाई के बारे में, जिनका अभी जवाब आना था। तो अब नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखें तो ये होने लगा है कि अटॉर्नी जनरल साहब नए जब आ जाएंगे, उनको कुछ टाइम चाहिए होगा अपनी स्ट्रेटजी बनाने का, और जब वो आएंगे अपनी लीगल सारी आर्गुमेंट्स तैयार करके, तो यकीनी तौर पे जितने सवालात आपने भी उठाए या जितने सवालात अदालत ने उठाने हैं उनका जवाब अदालत को फराहम किया जाएगा, और फिर अदालत एक फैसले और या नतीजे तक पहुंच सकेगी। मतलब मैं एक और बात पर आपका मौक़िफ़ मालूम करके फिर रशीद रिजवी साहब का मौक़िफ़ इस पर मालूम करता हूं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें भी साबित होनी है इस मुकदमे में। मगर कानूनी तौर पर बताइएगा कि ये जो मामला है फाइज ईसा साहब ने जो उठाया कि एसिड रिकवरी यूनिट ने बाकायदा तौर पर एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया, हुकूमत के पैसे उस कंपनी को दिए, और फिर के उनके बच्चों की बरतानिया में तहकीकात कराएं कि वो पिछले 10 साल में कहां कहां रहे हैं। ये तो बाकायदा तौर पर एक जज को सिंगल आउट करके अगर ये किया गया, ये साबित हो जाता है, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ वो वाहिद फोरम है जो एक जज के कंडक्ट के हवाले से कर सकता है। तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसके नताइज क्या होंगे अगर ये साबित हो जाता है कि हुकूमत ने ये किया है? जी देखिए, मेरी नज़र में जो
कॉन्सिक्वेंसेस इसके तो अदालत ही फैसला करेगी। एक कॉन्सिक्वेंस तो ये हो सकता है कि अदालत ये केस को इस तरह देखे कि ये रेफरेंस नाजायज़ है, गलत है, और कहे कि ये रेफरेंस ही हम कलअदम करार दे देते हैं। दूसरी तरफ अदालत ये भी फैसला कर सकती है कि ये सारे मामला, ये सारी बहस जो हुई है हमारे सामने नहीं, ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने होनी चाहिए, जो एक आईनी इदारा है, और इसलिए हम इस पिटिशन को डिसमिस करते हैं और ये सारे मामलात, ये सारी तहकीकात जो हैं वो हम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज देते हैं। ये भी फैसला किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऑप्शंस अदालत के सामने हैं। लेकिन एक बात आपको मैं बताऊं, अपनी ज़ाती राय जो मेरी है, कि जुडिशरी हमारी जो है वो इंडिपेंडेंट है, और उसकी इंडिपेंडेंस को कायम रखने के लिए आइन में एक शिक है, आर्टिकल है कि अगर किसी जज के खिलाफ भी कोई इल्ज़ाम होगा तो उसको कोई और अदारा नहीं फैसला कर सकता, जजेस ने खुद ही फैसला करना होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ट्रायल चलता है। तो एक जो मेजर सवाल उठ रहा है इस सारी प्रोसीडिंग्स के बारे में वो ये है कि ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्यों नहीं सुन रही, ये एक और बेंच सुप्रीम कोर्ट का क्यों सुन रहा है, और यकीनी तौर पे जो हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ दिया जाएगा उसमें ये भी एक लीगल इशू आएगा कि क्या ये समाअत जो है, ये पिटिशन जो है, ये मेंटेनेबल है कि नहीं। और ये सारे मामले हैं जिसका फ़ैसला होना है। अच्छा नहीं लगता कि हम उनके पे कमेंट करें जो कि अभी मामला चल रहे हैं, लेकिन आपका भी ये सवाल बड़ा जायज़ है कि जो किसने तहकीकात की इसकी, किसने नहीं की, इसके भी सवालात पूछे जा रहे हैं, और इसके ऊपर भी एक जवाब ने आना पड़ेगा फेडरेशन की तरफ से। जो भी नए अटॉर्नी जनरल इसका जवाब देंगे जब अदालत में ये सवाल दोबारा रेज़ किया जाएगा। लेकिन ये जो मैंने आपको एक अहम आइनी नुक्ता उठाया, ये भी इसका भी जवाब मेरा ख्याल है अदालत देगी कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास क्यों नहीं जाना चाहिए ये मामले को। बहुत शुक्रिया। हमारे रशीद रिजवी साहब, रशीद साहब बहुत शुक्रिया। ये बताएगा कि 10 साल तक बाकायदा एक प्राइवेट कंपनी हायर करके उनके बच्चों की सब चीज़ों की बरतानिया में तहकीकात कराना, ये कोई कानूनी तौर पर दुरुस्त है या नहीं है? क्योंकि फायजीसा कह रहे हैं कि सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो फोरम है जो तहकीकात कर सकता है। देखें, यही क्वेश्चन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सामने है 10 रुकनी बेंच के, कि देखें आइन में आर्टिकल 209 के तहत जो दो अथॉरिटी हैं जिन्हें इख्तियार है कि कोई वो ओपिनियन फॉर्म करें या कोई इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करें, वो या तो सदर मुमलिकत है या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। उसके अलावा किसी को ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के लिए इन्वेस्टिगेशन करे या उसकी कारकर्दगी करे या उसके मिसकंडक्ट को प्रोब करे। ये उनके दायरे अख्तियार से बाहर आता है, और यही क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट के सामने है। इसलिए कि जो पिटिशनर्स के वकला ने आर्ग्यू किया है वो यही किया है कि एसेट्स रिकवरी यूनिट का कोई एनेबलिंग लॉ नहीं है, किसी कानून के तहत ये इस्टेब्लिश नहीं हुई है, ना ही फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट के तहत, ना ही इनकम टैक्स एक्ट के तहत, ना ही SECP एक्ट के तहत, कंपनीज ऑर्डिनेंस, कहीं इसका कोई फॉर्मेशन के लिए नहीं है, और वो गैर कानूनी इदारा है। वो किस तरह से ट्रैवल कर सकता है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के इंस्ट्रक्शन पे या किसी और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के इंस्ट्रक्शन पे? वो नहीं कर सकता। आइन जो दो इख्तियारात, जो दो इंस्टीट्यूशन को इख्तियारात देते हैं, वो सदर मुमलिकत का और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का है। अब यही फैसला है, और यही जब पिटिशनर्स के दलाल ख़त्म हुए थे तो जो क्वेश्चन सवाल पूछे गए थे अटॉर्नी जनरल साहब से कि वो इस पर सेटिस्फाई करें, और उस पर उनको जवाब देना था। सब, और अगर ये जो प्राइवेट कंपनी वाला मामला है, ये अगर साबित हो जाता है कि ये किया गया तो इसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस हैं या नहीं है? बहुत सख्त हो सकते हैं, इसलिए कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ भी इसमें इन्वॉल्व है,
और ये जो एसेट रिकवरी यूनिट भी है, इनके लिए तो बड़ी सख्त चीज़ें हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर क्या करती है ये तो मैटर प्रेजुडिस है, कुछ कहना कबिल वक्त होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत दूररस नताज जाएंगे इसके। बहुत शुक्रिया रशीद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हम कोशिश कर रहे हैं मंसूर खान साहब हमें ज्वाइन करें एक ब्रेक के बाद।